शुभ संध्या, आपका स्वागत है ऑन द रिकॉर्ड में i24 न्यूज का गहन इंटरव्यू शो। जैसे ही ईरान के साथ युद्ध अपने छठे महीने में प्रवेश कर रहा है, एक अमेरिकी इजरायली अभियान जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना और संभवतः शासन को गिराना था, अब होर्मुज जलडमरू मध्य के युद्ध में बदल गया है। समझौता ज्ञापन जिसमें ईरान को रणनीतिक जलमार्ग फिर से खोलने और अमेरिका को तेहरान पर से प्रतिबंध हटाने की आवश्यकता थी, विफल हो गया है। अब दोनों पक्ष धीरे धीरे तनाव बढ़ाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अमेरिका ने जलडमरू मध्य के पास ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान खाड़ी अरब देशों और जॉर्डन में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले जारी रखता है। और चूंकि ईरान जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण छोड़ने का कोई संकेत नहीं दे रहा है, ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ या उसके बिना पूर्ण सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू होना अपरिहार्य लगती है। क्षेत्र की अस्थिरता समझने के लिए आज रात मेरे साथ मार्क डुबोविट्ज हैं। डुबोविट्ज फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीईओ हैं, जो वॉशिंगटन डीसी स्थित एक गैर पक्षपाती थिंक टैंक है। वो ईरान पर अधिकतम दबाव अभियान के प्रमुख योजनाकारों में हैं और ईरान ब्रेकडाउन पॉडकास्ट भी होस्ट करते हैं। मार्क, व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है, खासकर आमने सामने। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जैसा कि मैंने अपनी भूमिका में कहा, कोई युद्ध विराम नहीं है। MOU अब खत्म हो चुका है। कोई परमाणु वार्ता नहीं हो रही है। ईरान पूरे क्षेत्र में हमले करना जारी रखे हुए है और उसने अभी अभी ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर संयुक्त प्रबंधन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो यहां किसकी चल रही है? कौन रफ्तार और जमीनी हकीकत तय कर रहा है? क्या ये अमेरिका है या ईरान? मुझे लगता है कि ये अमेरिका है। मेरा मतलब है 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान 47 सालों से अमेरिका के साथ युद्ध में है और केवल राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में ही हमने आखिरकार जवाबी कार्रवाई की। हमने राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में जवाब देना शुरू किया था और अब हम इजराइल में अपने करीबी साझेदारों के साथ इस्लामी गणराज्य के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। इस्लामी गणराज्य 47 वर्षों में सबसे कमजोर स्थिति में है। मुझे लगता है व्यापक रूप से हम गति निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ईरानी भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं और लगातार जीवित रहने और जितना हो सके जवाबी हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरा मतलब है, मैं आपकी बात समझता हूं और सप्तांत में हमने देखा, आप जानते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान पर बड़े हमले का आदेश देने ही वाले थे और फिर आखिरी पल में उसे रद्द कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका कारण इंटरसेप्टर्स की कमी थी। ट्रंप ने इन रिपोर्ट से इनकार किया है, लेकिन हम पहले भी ऐसी स्थिति में रह चुके हैं। मई में ऐसी ही स्थिति तब भी थी जब, आप जानते हैं, ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले की बात चल रही थी और वो भी आखिरी पल में टाल दिया गया था। उस समय रिपोर्ट्स थीं कि खाड़ी अरब देशों ने ट्रंप पर ऐसा हमला न करने का दबाव डाला था। तो क्या ये सिर्फ ट्रंप की एक रणनीति है इस प्रक्रिया को लंबा खींचने की? क्या ईरानियों को नवंबर के मध्यावधि चुनावों तक बस उलझाए रखना है? मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप वही कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है, अपने विरोधी को असमंजस में रखना। तो ईरानियों को ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप कोई समझौता करना चाहते हैं या उन पर जोरदार प्रहार करना चाहते हैं। वे दोनों चीजें साथ कर रहे हैं। मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप ने वही सीखा जो मध्य पूर्व के कई लोगों ने पहले सीखा था, यानी साथ में लड़ना और बात करना बजाय केवल लड़ने या युद्ध विराम के। बात करो, युद्ध विराम, लड़ो और ये सब क्रमवार करना, जो कि अभी चल रही स्थिति है। हम इसे समानांतर रूप से चला रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले 1 या 2 दिन में ईरानियों द्वारा जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के बाद सैन्य हमले का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे उन पर बहुत जोरदार प्रहार करने वाले हैं। उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, पर उन्होंने कहा कि वे हमला करेंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? और मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पर ये जो शासन है ये बहुत ही बेताब है। वे कमजोर हैं। उन्होंने वही एक कार्ड खेला जो उनके पास था, जो था हॉर्मुज कार्ड, और उन्होंने इसे ऐसे समय पर खेला जब उन्हें नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि वे बहुत कमजोर हैं। बूढ़े आदमी अली खमेनी, सर्वोच्च नेता जिन्हें 28 फरवरी को इजरायली हमलों में मार गिराया गया, वह बहुत धैर्यवान सर्वोच्च नेता थे और 1989 से दुनिया के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले तानाशाहों में शामिल थे। वे हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों की शील्ड बनाना चाहते थे जो इजराइल, खाड़ी सहयोगियों और अमेरिकी सेनाओं व दूतावासों को धमकी दे सके। उस मिसाइल ढाल की आड़ में परमाणु
हथियार बनाना, अमेरिकी मुख्य भूमि को निशाना बनाने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना, तुम जानते हो 5 लाख ड्रोन और ऐसी अर्थव्यवस्था जो अमेरिकी दबाव झेल सके। अब उन्हें मार दिया गया और उनके उत्तराधिकारी, उनके बेटे मोजतबा खामनेई, जो कहीं बंकर में हैं, दिखे नहीं। हमें यह भी नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं। वो और IRGC हॉर्मूज कार्ड सबसे कमजोर समय में खेल रहे हैं। मुझे लगता है एडमिरल ब्रैडली कूपर सेंटकॉम के प्रमुख हैं। अमेरिकी सेना ने हॉर्मूज में कई सैन्य खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया है। हम चर्चा कर सकते हैं कि कौन से खतरे बाकी हैं। मुझे लगता है कि मुख्य समस्या सैन्य नहीं, बल्कि बीमा और टैंकरों व जहाज मालिकों की माल ढोने की इच्छा से जुड़ी समुद्री बीमा की है। मेरा मतलब है, जैसा मैंने अपनी भूमिका में बताया, ईरान के खिलाफ अभियान में अमेरिका और इजराइल का मुख्य उद्देश्य परमाणु मुद्दा था। हम उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि ईरान और अमेरिका भी। उन्हें समझौता ज्ञापन के तहत परमाणु वार्ता में शामिल होना था। और अगर ईरान सिर्फ 60 दिन और रुक जाता तो उनके पास जलडमरू मध्य पर पूरा नियंत्रण होता। शायद परमाणु वार्ता भी होती, लेकिन ईरान नहीं रुका। उन्होंने जहाजों पर हमला किया, लेकिन परमाणु वार्ता नहीं हो रही। ऐसे में परमाणु खतरा अब किस स्थिति में है? खैर, 20 सालों में पहली बार कोई परमाणु संवर्धन नहीं हो रहा है। मेरा मतलब है, बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और IDF ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने संवर्धन क्षमताओं, उन्नत सेंट्रीफ्यूज के मामले में इसे बहुत पीछे धकेल दिया है। संवर्धन स्थलों, हथियार वैज्ञानिक, मेरा मतलब है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और राइजिंग लायन से पहले हम वाकई बहुत गंभीर स्थिति में थे। ईरानियों के पास 22 के लिए पर्याप्त संवर्धित सामग्री थी। वे हफ्तों या कुछ महीनों में परमाणु वॉरहेड बना सकते थे, लेकिन अब वह कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो गया है। मुझे लगता है डिसिमेटेड शब्द गलत है, क्योंकि इसका अर्थ 10वां हिस्सा कम होना है। मुझे लगता है कि यह लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब जो एकमात्र समस्या बची है वो है जिसे पिकेक्स माउंटेन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि हमें इसके बारे में बात करने का मौका मिलेगा। कृपया उस तस्वीर का क्या महत्व है? देखिए, पिकेक्स माउंटेन आखिरी जगह है। ये वो जगह है जहां ईरान वास्तव में एक पूर्ण स्पेक्ट्रम परमाणु हथियार कार्यक्रम बना सकता है। ये 300 से 450 फीट जमीन के नीचे है, एक पहाड़ जो ग्रेनाइट में गिरा हुआ है। ईरानियों ने बचे हुए हजारों उन्नत सेंट्रीफ्यूज वहां स्थानांतरित कर दिए हैं। कुछ अटकलें हैं कि उन्होंने संवर्धित सामग्री वहां भेजी है, पर पुष्टि नहीं हुई। और अगर वे उसे वहां ले जाते हैं और यूरेनियम धातु उत्पादन स्थापित करते हैं, वे हथियार वैज्ञानिकों को भी वहां ले जाते हैं, तो वे एक गुप्त पूर्ण विकसित परमाणु हथियार कार्यक्रम के साथ उभर सकते हैं। मुझे लगता है कि पिछले कुछ हफ्तों में, शुक्र है, यह मुद्दा अब सामने आ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, हर कोई पिकेक्स माउंटेन के बारे में बात कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया। आप जानते हैं, वो पिकेक्स माउंटेन के मुख्य द्वार पर मिसाइल दागेंगे। समस्या संचालन के लिए ज्यादा जटिल है। कम से कम अब हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर FDD में हम 2, 3, यहां तक कि 4 साल से चर्चा कर रहे हैं, और आखिरकार अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो परमाणु मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है, लेकिन निश्चित रूप से होर्मुज बड़े पैमाने पर विघटन का हथियार रहा है, बड़े पैमाने पर ध्यान भटकाने का हथियार रहा है। मुझे लगता है कि इसने बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार को अस्थायी रूप से चर्चा से हटा दिया है। लेकिन मोसाद, यूनिट 8200, NSA और CIA ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को फिर से खड़ा करने की कोशिशों पर नजर रख रहे हैं। अब तो पिकेक्स माउंटेन ये नतांज के पास स्थित स्थल है, जो कमोबेश सब कुछ समेटे हुए एक परमाणु सुविधा है। वहां संवर्धन गतिविधियां चल रही हो सकती हैं, हमें जानकारी नहीं है, और ये बहुत मुश्किल होगा, अगर नामुमकिन नहीं। इसे बंकर बास्टर से नष्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ये फोर्डो से भी गहराई में है। फोर्डो 80-100 मीटर जमीन के नीचे है। ये कम से कम 120 मीटर या उसके आसपास है। तो अगर आप इसे हवा से नष्ट नहीं कर सकते, तो जमीन पर आपके पास लगभग एक ही विकल्प बचता है। हाँ, मेरा मतलब है, आप इसे हवा से नहीं उड़ा सकते, लेकिन आप ईरानियों की पहुंच सीमित कर सकते हैं, जैसे इसके प्रवेश द्वार, रास्ते, वेंटिलेशन सिस्टम और ऊर्जा ग्रिड पर बमबारी करके। लेकिन आप सही कह रहे हैं, यह इतनी गहराई में दफन है कि अगर वे संवर्धन सुविधाएं बनाते हैं तो वे अलग अलग गहराइयों पर बनी कई आपस में जुड़ी संवर्धन सुविधाएं होंगी। हवा से फोर्डो और नतांज के साथ जो किया, दोहराना मुश्किल होगा। इससे विशेष बलों का विकल्प बचता है, जिन्हें शालाग या डेल्टा फोर्स भेजना बहुत खतरनाक है, और जाहिर है कि हताहतों या बंधकों का डर भी रहता है। कुछ इजरायली कंपनियां तकनीकें विकसित कर रही हैं। मैं ऐसी ही एक कंपनी के CEO को अपने पॉडकास्ट ईरान ब्रेकडाउन पर बुलाऊंगा कल, ताकि हम इस पर बात कर सकें कि और कौन से विकल्प हैं।
रोबोटिक्स और नई तकनीकों से कुछ दिलचस्प विकास हो रहे हैं जो शायद पिकैक्स माउंटेन को नष्ट कर सकते हैं। कई होशियार लोग इस समस्या का हल ढूंढने में मेहनत कर रहे हैं। तो यही है परमाणु मुद्दा। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान हॉर्मुज पर है और अमेरिकी अनुसार खुफिया आकलनों के अनुसार चल रहे अमेरिकी हमले कम से कम अपनी वर्तमान क्षमता में ये ईरान की स्थिति को वार्ता की मेज पर बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम एक और भी साहसी शासन की बात कर रहे हैं। अब वे खाड़ी अरब देशों पर कार्रवाइयों को ऑपरेशन विक्ट्री कह रहे हैं। ये ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशंस से बड़ा बदलाव है जिसमें इजराइल के खिलाफ किसी भी इजरायली हमले को बेजवाब नहीं जाने देने की कसम खाई थी। अब वे कह रहे हैं कि हमने जीत ली है और इसे मजबूत करेंगे। तो अमेरिका इस गतिरोध को कैसे तोड़ सकता है? देखिए, फिर से ये शासन अपने सबसे कमजोर समय में बहुत घमंडी हो जाता है। आप जानते हैं, वे बहुत शोर शराबा और उग्रता दिखाते हैं और अक्सर सारा हंगामा बेकार निकलता है। मैं फिर से कहूंगा, उनके पास धमकियां हैं, उनके पास मिसाइलें हैं, उनके पास ड्रोन हैं। वे होर्मुज़े में सैन्य तौर पर बस एक परेशानी है, लेकिन वे बस एक परेशानी हैं। मुझे लगता है एडमिरल कूपर ने होर्मुज़ेज में मिसाइल, ड्रोन और फास्ट अटैक क्राफ्ट की धमकियों को निष्क्रिय करने में शानदार काम किया। अब ये बीमा की समस्या है, जैसा मैंने पहले कहा था। मेरा मतलब है, निजी बीमा कंपनियां लॉयड्स ऑफ लंदन और यूके बीमा क्लब या तो टैंकरों का बीमा करने से पीछे हट गई हैं या उन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिए हैं। और मुझे लगता है कि अब वास्तव में संप्रभु सरकारों के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बीमा कोष बनाएं। अगर 20 देश $20 अरब दें तो $400 अरब का संप्रभु बीमा बनता है। यह सिर्फ होर्मुज जलडमरू मध्य तक सीमित नहीं है। आप जानते हैं, बाबल मंदब हूथी ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन जो यमन से संचालित होता है, वो उस जलडमरू मध्य को बंद करना चाहता है। आपके पास जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है जो यूरोपियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। आपके पास मलक्का जलडमरू मध्य है जो सिंगापुर, जापान और भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। दक्षिण कोरियाई और हमारे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के मित्रों के लिए, और जाहिर है ताइवान जलडमरू मध्य। चाइनी कम्युनिस्ट पार्टी हर रोज नजर रखती है। हमारे पास कई चोक पॉइंट्स हैं। हॉर्मुज के बारे में अच्छी बात यह है कि ईरान ने यह कदम अपने सबसे कमजोर वक्त में उठाया। अब इसकी रणनीतिक अहमियत घट रही है। सऊदी, अमीराती और अन्य लोग हॉर्मुज के विकल्प बना रहे हैं। अन्य पाइपलाइनों जैसे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसे सऊदी लोग रोजाना 5-6 मिलियन बैरल लाल सागर तक ले जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और फुजैरा पाइपलाइन, जिसे अमीराती लोग हॉर्मुज से आगे जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों देश अब अतिरिक्त पाइपलाइनें बना रहे हैं और कुछ अतिरिक्त पाइपलाइनें निर्माणाधीन हैं या योजना के चरण में हैं। इनमें वे पाइपलाइनें हैं जो इजराइल और भूमध्य सागर तक जा सकती हैं, जिससे मध्य पूर्व के तेल व अन्य वस्तुओं को नया निकासी रास्ता मिलेगा। क्या ये अगले कुछ महीनों कम से कम के लिए नई हकीकत है? हाँ, निश्चित रूप से अगले कुछ महीनों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में भी इस्लामी गणराज्य को यह पता चलेगा कि जब वो होर्मुज कार्ड को उसकी सबसे कमजोर स्थिति में खेलता है, मजबूरी में, इसने मध्य पूर्व से दुनिया तक ऊर्जा की आपूर्ति के तरीके में एक बुनियादी बदलाव ला दिया है। एक समय आएगा जब होर्मुज महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। यही वो बदलाव है जिसे ईरानियों ने पैदा किया है। इसमें पूरी तरह साकार होने में कुछ साल लगेंगे, लेकिन इस दौरान वे होर्मुज का दांव खेलते रहेंगे और उस पिकैक्स पहाड़ को बनाते रहेंगे जो उनके पास बची दबाव बनाने के आखिरी 2 साधन हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल को उन पर नाकेबंदी से दबाव बनाए रखना चाहिए और जवाबी नाकेबंदी में काफिले चलाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आर्थिक प्रतिबंध जो इस्लामी गणराज्य की अर्थव्यवस्था को लगातार दबाते रहेंगे। रणनीति की कमी सिर्फ बड़े सैन्य अभियान में लौटना नहीं, बल्कि 1999 से बार बार सड़कों पर तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले लाखों ईरानियों का समर्थन करना भी है। जनवरी में आबादी का 15% सड़कों पर थी। 1.4 करोड़ ईरानी, उनमें 40,000 मारे गए। इजराइल वहां उनकी मदद के लिए था, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं था। अब वक्त है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुफिया एजेंसियों को ईरानी लोगों के लिए अधिकतम समर्थन की एक व्यापक योजना बनाने का आदेश दें, क्योंकि वे फिर सड़कों पर हैं। 85 से 90% ईरानी इस शासन से नफरत करते हैं। वे जानते हैं कि इस शासन में वे जीवन नहीं जी सकते, इसलिए इसे गिराना जरूरी है। ये ईरानी सैनिक ही हैं जो जमीन पर मौजूद हैं। हमारा नैतिक और भू राजनीतिक दायित्व है कि अगली बार वे लौटें तो हम उनका समर्थन करें। अब आपने इजराइल का जिक्र किया और ये सब इजराइल एक तरफ रहकर हो रहा है।
ये बहुत अनोखा है कि मध्य पूर्व में एक क्षेत्रीय युद्ध हो रहा है और इजराइल उसमें सक्रिय रूप से शामिल नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। कल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मुलाकात की फिर से व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। जो आप सुन रहे हैं, आपकी समझ के मुताबिक उन्होंने क्या चर्चा की? फिर से मेरा मानना है कि दोनों नेता बैठे और एक ही सोच पर हैं। मेरा मतलब है वॉशिंगटन, इजराइल और दुनिया भर में हमेशा इस रिश्ते को लेकर बहुत बातें होती हैं कि वे एक दूसरे के साथ नहीं निभा पा रहे हैं, वे निभा रहे हैं, वे नहीं निभा रहे हैं। मुझे लगता है वो सब ज्यादातर समाचार रिपोर्टरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए होता है। मेरा मानना है कि अमेरिका और इजराइल के बीच समन्वय अभूतपूर्व रहा है। इन नेताओं के बीच समन्वय अभूतपूर्व रहा है। उन्होंने अगली योजना पर चर्चा की। योजना बी क्या है? अब राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीति आजमाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री नेतन्याहू उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे, इसे एक बार आजमा कर देखिए। आपने पिछली बार कोशिश की थी, हमने एमओयू के साथ कोशिश की थी और जैसा कि अनुमान लगाया गया था, ईरानियों ने इसका पालन नहीं किया। तो एक बार फिर कोशिश कीजिए। आप शायद ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश कीजिए श्रीमान राष्ट्रपति। लेकिन आइए प्लान बी के बारे में बात करते हैं। जब कूटनीति एक बार फिर विफल हो जाती है तो क्या होता है? हम साथ में क्या करते हैं? हम अलग अलग क्या करते हैं? इजराइल कैसे मदद कर सकता है? एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने देश और दुनिया को आखिरकार इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ एक आक्रामक स्थिति में ला दिया। उन्हें इजराइल का साथ मिला है, एक करीबी साझेदार। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी सैन्य इतिहास में हम कभी ऐसे साझेदार के साथ युद्ध में गए हैं जो इतना करीबी, इतना अच्छी तरह समन्वित और लड़ने में इतना सक्षम रहा हो। और इसलिए बिल्कुल राष्ट्रपति ट्रंप विभिन्न सैन्य अभियान से जुड़े कारणों से यह तय कर सकते हैं कि वो इजराइल को साथ रखना चाहें, या वो ये तय कर सकते हैं, आप जानते हैं, कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना इसे संभाल सकती है। इजराइल, बेहतर होगा कि आप अभी के लिए इससे दूर रहें। अब दोनों नेताओं की अपनी अपनी घरेलू राजनीतिक समय सीमा है। इजराइल में अक्टूबर के अंत में चुनाव है, अमेरिका में मिड टर्म्स है नवंबर में। क्या आपकी नजर में ये दोनों पक्षों के फैसले लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है? हाँ, इसमें शक नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप हाउस और सेनेट अपने पास रखना चाहते हैं, पर इससे स्थिति जटिल हो सकती है। मुझे लगता है ईरानी कभी कभी अमेरिकी राजनीति को गलत समझते हैं और सोचते हैं कि ट्रंप अगर हाउस और सेनेट हारते हैं तो उनका शेष कार्यकाल कमजोर हो जाएगा। और हकीकत यह है, चाहे वो हाउस और सेनेट बनाए रखे या नहीं, क्या राष्ट्रपति अपने आखिरी 2 सालों में क्या करते हैं, क्योंकि वे अक्सर हाउस और सेनेट खो देते हैं। घरेलू राजनीति में विपक्ष से रोक मिलने पर वो विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 साल और भी कम राजनीतिक बंदिशों के साथ ईरान पर दबाव डालने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। और वे मानते हैं कि उनकी विरासत उनके ईरान नीति की सफलता से जुड़ी हुई है। वो इससे एक विजेता बनकर बाहर आना चाहते हैं और मुझे लगता है कि इसे ध्यान में रखते हुए ईरानियों को सावधान रहना चाहिए। अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू, मुझे उनकी इजरायली घरेलू राजनीति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं इससे दूर रहने की कोशिश करता हूं। लेकिन साफ है, वो अक्टूबर के चुनाव से पहले असली चुनौतियों और विरोध का सामना कर रहे हैं। उन्हें कोई विदेश नीति में ऐसी जीत चाहिए जिसे मतदाताओं को दिखा सकें कि ये सब सार्थक था, ताकि इजरायली लोगों के शेल्टर में बिताए दिन और उनके जोखिम जायज साबित हों। और जो कीमत उन्होंने चुकाई, ये सब बेकार न जाए इसके लिए। और अगर उन्हें फिर से चुने जाने का कोई मौका चाहिए तो उन्हें इजरायली मतदाताओं को सफलता का कोई प्रमाण दिखाना होगा। मैं अब क्षेत्र पर व्यापक नजर डालना चाहता हूं, क्योंकि ईरान के हमले मुख्यतः खाड़ी अरब देशों पर हैं, मुख्य रूप से उन देशों में अमेरिकी ठिकानों पर। वे अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ 40 दिन की जंग में अहम बुनियादी ढांचे पर भी हमला कर चुके हैं। अब मुख्य रूप से कुवैत के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। इन हमलों के चलते अमेरिका को सैन्य कर्मियों के मारे जाने या घायल होने के रूप में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ये खाड़ी अरब देश वे ईरान की ओर से रोजाना हमलों का सामना कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये हमले अमेरिका और खाड़ी देशों के रिश्तों पर क्या असर डाल रहे हैं? मेरा मतलब, इन देशों ने जंग शुरू नहीं की थी। इन देशों को ईरान की आक्रामकता का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हाँ, मेरा मतलब है खाड़ी देशों के रिश्तों की बात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि खाड़ी में कई अलग अलग देश हैं। यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन। मेरा मतलब है इन सभी की अपनी अपनी सोच और गणनाएं हैं। मुझे लगता है इमिराती लोग अमेरिका व इजराइल के साथ काफी हद तक तालमेल में हैं। उन्होंने यह समझ लिया है कि वे इस्लामी गणराज्य के मौजूदा रूप में उसके साथ नहीं रह सकते। असल में उन्होंने ज्यादातर हमलों का सामना किया है। मेरा मतलब है 2000 से ज्यादा मिसाइलें। 1800 सबसे ज्यादा प्रभावित देश, सभी देशों में सबसे ज्यादा प्रभावित देश, सभी में से।
और मुझे लगता है कि वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि वे हमेशा ईरानियों के साथ तनाव कम करने की कोशिश करेंगे और अधिक रॉकेट और ड्रोन को दुबई की उनकी कांच की इमारतों पर हमला करने से रोकने की कोशिश करेंगे। वे जानते हैं कि वे इस शासन के साथ नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि दूसरी ओर कतरी लोग हैं। आप जानते हैं, एक मुस्लिम ब्रदरहुड शासन जो ईरान के इस्लामी गणराज्य से घनिष्ठ संबंध रखता है। ईरान ने कतरी गैस क्षेत्रों पर हमला किया है और कतरी लोगों पर अमेरिकी सहयोगी के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। शायद अब वे इस हकीकत को समझ रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक को पड़ोसी के रूप में और दोहा में अल उदैद एयरबेस दोनों का होना क्या मायने रखता है, और हो सकता है कि ये वास्तव में कुछ फैसलों को प्रभावित करे। मुझे लगता है जब टकराव शुरू हुआ, जब वो इन देशों पर हमला करता है, तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उनकी जमीन पर अमेरिकी सैन्य संसाधनों की मौजूदगी उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है। तो आपकी नजर में क्या यही नतीजा सामने आ रहा है, या इसका उल्टा, खाड़ी एक साथ आ रही है या वहां गुट बन रहे हैं जैसा आपने बताया? लेकिन इससे मौजूदा रिश्ते और मजबूत हुए हैं और इन देशों को अमेरिका के और करीब ले आया है। मुझे लगता है कि सबसे भयावह स्थिति ये होगा अगर इन खाड़ी देशों को किसी सोमवार सुबह पता चले कि राष्ट्रपति ट्रंप उनके देशों से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला रहे हैं और इजराइल में सेंट्रल कमांड के लिए एक बड़ा एयरबेस खोल रहे हैं। मेरा मतलब है, वे जानते हैं कि वहां अमेरिका के बिना वे इस्लामिक रिपब्लिक और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लिए आसान शिकार बन जाएंगे, भले ही वे घबराए हों और भले ही इससे वे निशाने पर आ जाएं। वे मानते हैं कि अमेरिकी समर्थन के बिना वे और भी बहुत ज्यादा गंभीर मुसीबत में होंगे। मुझे लगता है कि इमिराती हमारे साथ रहेंगे, कतर के लोग वे अपना खेल खेलते हैं, हमारे साथ नहीं रहते। सऊदी हमेशा अपने विकल्प खुले रखते हैं। आप जानते हैं, अगर उन्हें लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, इस क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है और ईरान का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है, वे हमारे साथ होंगे। वे हाल ही में हमारे साथ थे। सऊदी और अमेरिकी वायुसेना ने ईरान समर्थित इराकी शिया मिलिशिया पर हमला किया जो सऊदी ऊर्जा ढांचे पर ड्रोन भेज रहे थे। वे हमारे साथ थे। मेरा मतलब है, वे हमारी वायुसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उड़ रहे थे, उन लक्ष्यों पर हमला कर रहे थे। दूसरी ओर, अगर उन्हें लगे कि हम पीछे हट रहे हैं या कोई घातक समझौता कर रहे हैं जिससे ईरान को होर्मुज, जलडमरू मध्य पर दबदबा मिल जाए और धीरे धीरे परमाणु हथियार हासिल करने का रास्ता मिल जाए, वे अपने विकल्प खुले रखेंगे और इस्लामी गणराज्य को खुश करने की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे। इसी बीच वे पाकिस्तानियों और चीनियों के साथ सौदे कर रहे हैं और अन्य शक्तिशाली संरक्षकों को पाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनका समर्थन करेंगे। तो खाड़ी क्षेत्र हमेशा जटिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामी गणराज्य ने इन खाड़ी देशों पर हमला करके और बहुत कड़वाहट पैदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसे माफ होने में लंबा समय लगेगा, अगर कभी माफ किया गया तो। हाँ, जब मैं खाड़ी क्षेत्र के लोगों से बात करता हूं तो मैं भी उसी आकलन से सहमत हूं और यही सुन रहा हूं। अब हम शो के आखिरी हिस्से रैपिड फायर सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जहां मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाऊंगा और आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया चाहूंगा। बताइए, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तो ये रही पहली तस्वीर। ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप है जो कल ओवल ऑफिस में थे। हाँ, मेरा मतलब है, सुनिए, ये दोनों नेता युद्धकाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं जिनका मेरे ख्याल से आपस में बहुत करीबी रिश्ता है, बहुत गर्मजोशी भरा रिश्ता है, लेकिन कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, जैसा कि विश्व नेताओं के साथ होता है। मेरा मतलब है, द्वितीय विश्व युद्ध में FDR और चर्चिल का रिश्ता बहुत मुश्किल था। ये दोनों युद्धकालीन नेता मानते हैं कि इस्लामी गणराज्य ईरान उनके देशों के लिए गंभीर खतरा है और उससे निपटने को तैयार हैं। ठीक है, अब दूसरी तस्वीर देखें। ये नेतन्याहू है और कल लिंडसे ग्रैहम के अंतिम संस्कार के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत कर रहे हैं। हाँ, फिर से 2 विश्व नेता जो एक ही दुश्मनों यानी ईरान और असल में चीन, रूस और उत्तर कोरिया से धमकी दी जा रही है, जिनके मेरी राय में साझा दुश्मन और साझा सहयोगी हैं। और भले ही ये रिश्ता जटिल रहा है, क्योंकि इजराइल रूस को दुश्मन नहीं बना सकता, मुझे लगता है अब और भी ज्यादा हम मानते हैं कि यूक्रेनी मित्रों के पास वे एंटी ड्रोन क्षमताएं हैं जिनकी हमें अमेरिका और इजराइल को जरूरत है। यूक्रेनी मित्र जानते हैं कि उन्हें अमेरिका और इजराइल का समर्थन चाहिए। 2 राष्ट्रपति या संघर्षरत लोकतंत्रों के नेता जो आक्रामक देशों के गठबंधन का सामना कर रहे हैं, जिनके साझा दुश्मन और साझा उद्देश्य हैं। और मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि यूक्रेन और इजराइल के बीच संबंध और भी करीबी होंगे। संक्षिप्त में हाँ या नहीं,
क्या आपको लगता है कि दोनों देश उन मौजूदा सीमाओं के तहत सहयोग का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं जिनका आपने उल्लेख किया? नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, अब आखिरी तस्वीर पर चलते हैं। ये है सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा। हाँ, कमाल है। मेरा मतलब है वो अब भी पूर्व अलकायदा नेता जैसे लगते हैं, ढीला सूट पहने हुए। लेकिन ये कहने के बाद मुझे लगता है कि इस समय इजराइल के साथ सामान्यीकरण का सबसे बड़ा मौका असल में सीरिया के साथ है। आने वाले महीनों में अगर अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और सीरिया समझौता कर लें तो मुझे हैरानी नहीं होगी। मुझे लगता है इन दोनों देशों के साझा हित हैं और अल-शारा को सीरिया का पुनर्निर्माण करना है। इसका तरीका इजराइल से बेहतर संबंध बनाना है। हाँ, उन्होंने हाल ही में अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में इसके प्रति आशावाद जताया था। मार्क, फिलहाल हमें यही रुकना होगा। आज रात मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर से देखना ना भूलें। ऑन द रिकॉर्ड का आज रात का एपिसोड और पिछले सभी शो YouTube व Spotify पर देखें। देखने के लिए धन्यवाद।